Hello, dear students. So, in this class, we are going to solve the question of the chemistry portion. और इन क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जनरली केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे एमसीक्यू होंगे, उसके बाद हमारे पास आएंगे शॉर्ट फॉर 2 मार्क्स, जिनको हम वेरी शॉर्ट कह सकते हैं, और फिर उसके बाद आएंगे शॉर्ट फॉर 3 मार्क्स, वन ऑफ केस स्टडी फॉर द 4 मार्क्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। तो ये चीज़ हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। एमसीक्यू अराउंड होते हैं 8 ईच फॉर 1 मार्क्स। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनके बारे में बात करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को देखें, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, जैसे कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड ABC। तो इट्स A, B एंड C गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले तुमको क्या करना है, सबकी बैलेंसी चेक कर लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सा वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम, इस वाले कंपाउंड को बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ये कहलाता है बेंजीन। ठीक है, और ये कंपाउंड जो है, ये साला कंपाउंड कहलाता है, देखो बैलेंसी सबकी सेट है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन अलग है। तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 और 4 पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर साइक्लो हेक्स, और यहाँ पर नंबर लिखना बहुत ज़रूरी होगा, साइक्लोहेक्स 1 एंड 4 डाई। तो ये पहली चीज़ है कि हमको एटलीस्ट नाम लिखना आता हो तो बहुत अच्छी बात है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। A and C are the isomers of hexane and B is benzene. A and C are the isomer of hexane and B is benzene. यहाँ पर इसी पॉइंट को क्लियर करते हैं। देखिए पहली चीज़, फर्स्ट आइसोमर। अगर जब भी तुम्हारे सामने आइसोमर का नाम आए तो इसका मतलब होता है सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक, तो जिनकी स्ट्रक्चर कैसी हो, डिफरेंट हो, बट द फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। अगर हम ऊपर वाले कंपाउंड के देखेंगे तो आप पाओगे कि इसका फॉर्मूला जो है ऊपर वाले कंपाउंड का, वो है, लेट मी चेंज द कलर, C6H12। और नीचे वाले कंपाउंड का अगर फॉर्मूला देखें तो C6 और देखें 2 3 4 5 6 7 8 H8। इसका भी निकाल लेते हैं तो इसका है C6H6। तो ये चीज़ तो ठीक है कि B इज़ ए बेंजीन, तो वो हम पहले से जानते थे, लेकिन A और C क्या है यहाँ पर, आइसोमर नहीं है, बिकॉज देयर बोथ द फॉर्मूलाज आर कंप्लीटली डिफरेंट। A इज़ एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन। इनके मुताबिक जो A है वो हेक्सेन का आइसोमर है। नो, A इज़ नॉट ए आइसोमर ऑफ हेक्सेन, क्योंकि हेक्सेन का फॉर्मूला होने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है हेक्सेन के लिए, वो फॉर्मूला होता है C6H14 अकॉर्डिंग टू द सीरीज, लाइक CnH2n+2। हम इस फॉर्मूले को फॉलो करें तो जनरल फार्मूला ये आ जाएगा। और जो A है ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसमें क्या होता है, जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनका एल्केन का फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है CnH2n।
तो ये बात भी ध्यान देने की, तो ये ऑप्शन भी गलत है। बीस बेंजीन, यहाँ तक ये ठीक है, ये गलत था हमारा, ये ठीक हो गया। और सी इज़ एन आइसोमर ऑफ हेक्सीन, हेक्सीन नहीं, ये हेक्सीन का भी आइसोमर नहीं है, ये डाईहेक्सीन है, साइक्लोडाईहेक्सीन। इज ए सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, बात ठीक है, ठीक। एंड बी एंड सी आर अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये भी कुछ हद तक बात ठीक है, यानी कि दोनों ये साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है और ये भी साइक्लिक है। अनसेचुरेटेड, इसके पास 2 बॉन्ड है और इसके पास 3 बॉन्ड है, तो अनसेचुरेटेड रहेगा, ठीक है। अब देखो, ए इज साइक्लोहेक्सेन एंड बी एंड सी आर द आइसोमर ऑफ बेंजीन, तो ये बात गलत है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बेंजीन जो है बेंजीन है, अदरवाइज ये सा वाला बेंजीन का आइसोमर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाता है। इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में समझने की ज़रूरत है और हर डिटेल के साथ एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखें हम, पहले ही है सिलेक्ट द वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक। तो जब हम वॉशिंग सोडा की बात कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत दूसरे भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे पहला आता है NaHCO3, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। और इसका कॉमन नाम होता है बेकिंग सोडा, जो बेकरीज में इस्तेमाल किया जाता है, ये वही सोडा है, ठीक है। ये पहला वाला हो गया हमारा। दूसरा है हमारा बी, बी में दिया है Na2CO3.5H2O। अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट पेंटा हाइड्रेट। यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल लगे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर पेंटा आ जाएगा। सी ऑप्शन दिया है, इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पर लगे हैं 10 वाटर मॉलिक्यूल टू डेकाहाइड्रेट। और जिसमें 10 हाइड्रेट मॉलिक्यूल लगे हैं, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल लगे हों, वही ऑप्शन क्या होता है, आंसर होता है किसका, वॉशिंग सोडा का, ठीक है। ये जो रहेगा हमारा NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। कभी कभी क्या होता है, जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है हमारा ऑप्शन, तो इसके क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा मटेरियल है, ये कौन सा सब्सटेंस है जो कि वाटर की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए यूज़ होता है, टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर परमानेंटली, ठीक। तो इसकी जगह पर हम यूज़ करते हैं किसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का, ठीक। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो यूज इन ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। और ऑल्सो इन द सोप इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ करते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पर ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ अगर तुमको फार्मूला याद है तुम बड़ी आसानी से इसे कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्या कहा है इन्होंने, ध्यान से एक बार सुने और फिर अपना रिस्पॉन्स करें। कह रहे हैं कॉपर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉपर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, यानी कि इस काम के लिए कौन सी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी वाली ख़ास चीज़ है जो कॉपर के लिए अगर ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला मेल्टिंग पॉइंट, ऑफ कोर्स। पहला है मेलिबिलिटी, मेलिबिलिटी, ठीक है, मेलिबिलिटी।
तो मैलिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी प्लेट को या किसी भी मेटल को हैमर्ड करके एक शीट में कन्वर्ट कर देना। तो अगर किसी के पास ये प्रॉपर्टी है तो ऑफ कोर्स उससे अच्छे बर्तन बनाए जा सकते हैं। फिर दूसरा आता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि अगर हम इसको गर्म करें तो बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर ये मेल्ट हो। तो ऑफ कोर्स इसको हम बर्तनों की तरह यूज़ करेंगे, तो उसमें एक प्लस पॉइंट रहेगा। थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि ऐसा बर्तन जिसको अगर हम गर्म कर रहे हैं तो वो सारी हीट या जो भी हीट उसको दी जा रही है वो उसको ट्रांसफ़र कर दे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। तो ऑफ कोर्स इससे जो खाना होगा उस पर हीट को ट्रांसफ़र लगातार होता रहेगा। लास्ट आता है हाई रिएक्टिविटी। तो यहाँ पर जो इसकी रिएक्टिविटी है उसका इस काम से कोई भी लेना देना नहीं है। दैट्स वाई इसका ऑप्शन हाई रिएक्टिविटी रहेगा, यानी कि ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फॉर द सेम। ठीक, ये कितना रिएक्टिव है या रिएक्टिव नहीं है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट। द टेबल बिलो हैज़ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग pH and the nature acid basic of the 4 different solution which one of the option in the, यानी कि यहाँ पर आपके पास एक टेबल दी गई है। टेबल इज़ करेक्ट, कौन सा वाला करेक्ट है। अगर बात करें हम लेमन की, लेमन जूस, फिर ऑरेंज की बात करें, फिर है उनका अप्रोक्सीमेट pH और इसका नेचर होगा बेसिक। तो देखिए लेमन ऑरेंज कलर होता है लेमन का, ठीक, कलर ऑफ द pH पेपर ऑरेंज आएगा, pH होगा 3 और नेचर होगा बेसिक। तो ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज लेमन में होता है सिट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड का pH 7 होगा, लेस देन 7 होगा। यानी कि अगर यहाँ पर ये 3 जो दिया है वो भी है तो भी इसका जो नेचर होना चाहिए सोल्यूशन का वो एसिडिक होना चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत साबित हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कलर देता है ब्लू, pH होता है 10 और नेचर होता है बेसिक। ऑफ कोर्स नेचर होता है बेसिक, यानी कि इसका नेचर जो हो जाएगा वो बेसिक हो जाएगा। ये बात ठीक है। फिर गैस्ट्रिक जूस ये देता है कलर ऑफ द pH पेपर रेड, ठीक, pH होता है 7 और नेचर होता है एसिडिक। तो गैस्ट्रिक जूस का जो pH होता है ना वो होता है लगभग 2.5 से 3.5 के बीच। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, गलत हो गई है। प्योर वाटर येलो कलर देता है, 7 pH होता है, न्यूट्रल होता है, नहीं, ये कलर देता है ग्रीन। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है बी वाला। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वही है जो कि एज ए एंटासिड यूज़ होता है। एंटासिड यूज़ होता है जब डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर डन। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक, इस रिएक्शन में बोला गया है इन ऑर्डर टू बैलेंस द अबव केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड बताएं। ठीक, पहली चीज़ आपके पास दिया है MnO2 प्लस HCl रिएक्शन MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। यहाँ पर Z लगाना है, यहाँ पर Y लगाना है और यहाँ पर लगा हुआ है X। तो हमारे पास जो जो चीज़ें हमको बदलनी है वो ये X है, ये Y है और ये Z है। इन्हीं चीज़ों का हमको पता लगाना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तुमको सबसे पहले बैलेंस करनी है वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा नंबर में हो। यहाँ पर क्लोरीन कितनी है, 2 और 2 4। यहाँ पर क्लोरीन कितनी है पता नहीं, तो यहाँ पर हमें 4 क्लोरीन कर देनी है। तो जैसे ही 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 HCl।
ठीक, अब यहाँ पर 4 क्लोरीन, तो क्लोरीन इधर भी कितनी है, 4 है, इधर भी 4 क्लोरीन है और इधर भी 4 क्लोरीन हो गई, दोनों साइडों में हमारे 4 क्लोरीन होगी। अब दूसरी कौन सी ज़्यादा हो गई, तो हाइड्रोजन इधर 2 हैं और इधर हाइड्रोजन 4 हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे और ये हो जाएगा H2O। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, H2O। तो यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए और बहुत अच्छे हाइड्रोजन के साथ हमारी बैलेंस हो जाती है यहाँ पर ऑक्सीजन। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। Mn ऑलरेडी बैलेंस था, तो हमारी जो मेन इक्वेशन आएगी, तो x बराबर आएगा हमारा 4, y बराबर आएगा हमारा 2 और z बराबर आएगा हमारा 1। तो यही ऑप्शन देखना है, 4 to 1 कहाँ पर दिया है, 4 to 1, ये करेक्ट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा गया है, द एमिशन ऑफ द ब्राउन फ्यूम्स, यहाँ पर ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही हैं, इन द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप इज ड्यू टू, यहाँ पे आपने ले रखा है लेड नाइट्रेट, ये रहा हमारा वर्नर। क्वेश्चन का आंसर समझो, लेड नाइट्रेट, यहाँ पे हो रहा है थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक, इस थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि जो हमारा लेड नाइट्रेट है यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस, उसको जब हीट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है PbO का, साथ में 4 टाइम NO2 प्लस O2 का। यहाँ पर ये गैस भी निकल जाती है और ये गैस भी निकल जाती है। ये जो गैस है ये गैस होती है कलरलेस, लेकिन जो ये गैस निकली है इसका कलर होता है ब्राउन, इस गैस का कलर होता है ब्राउन। इसी चीज़ को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये जो गैस है, नाम है इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट इज ब्राउन इन कलर। ठीक है, अब लेट्स से थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ द लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका तो पहले ही ऑप्शन सही निकला। चलो दूसरा देख लेते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ द लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम ऑफ लेड ऑक्साइड, तो ये गलत है। ऑक्सीडेशन ऑफ द लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो लेड ऑक्साइड, द ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हो रहा है डीकम्पोजिशन, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अगला, ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लीड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर नहीं हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है ये पहली वाली। दूसरी चीज़ याद रखना कि डीकम्पोजिशन के अंदर यहाँ पर ऑक्सीडेशन जैसा कुछ भी केस नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। In the experiment setup given below, it is observed that on the passing the gas produced in the reaction in the solution X, ये कोई solution है X, ठीक, the solution X first turns milky and then colorless, तो जो solution है पहले तो बनता है milky और फिर बनता है वो colorless, ऑल राइट। तो आपको बताना है द ऑप्शन दैट जस्टिफाई द अबव ऑब्जर्वेशन दैट एक्स इज एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड, तो यहाँ पर जो एक्स है वो इन्होंने बोला है कि ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर हमको पता चल गया कि ये जो X था वो था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। पहली
कि यहाँ पर सोल्यूशन लिया है और यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर जब आप ध्यान से देखोगे तो ये है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और कुछ रिएक्शंस होती हैं जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि अगर कोई एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है किसी भी कार्बोनेट से, सपोज करें ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O और साथ में CO2। यही CO2 अगर हम पास करा दें जिस तरीके से भी, ये CO2 अगर हम पास करा देते हैं किसके ऊपर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि कलर में कैसा है, मिल्की होता है और इवन इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर भी होता है। ये पॉइंट से भी क्वेश्चन बना है पहले, ठीक। और अगर इसके ऊपर CO2 और भी लगातार पास कराते रहे तो यही कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट में या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, जो कैसा है, कलरलेस है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सॉल्युबल इन वाटर है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें तो इट टर्न्स मिल्की due to formation of calcium carbonate, and on passing the excess carbon dioxide it becomes colorless due to formation of the calcium hydrogen carbonate which is soluble in water। तो इसका ये दूसरा वाला पॉइंट करेक्ट है, तो हमको किसी और पॉइंट को देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। अब हम मूव करते हैं 7 के बाद 8 पर। इन्होंने लिखा है सेलेक्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन बताओ। देखो पहली रिएक्शन दी है हमको डीकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट। देखो जनरली जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं मोस्टली उनको हीट की रिक्वायरमेंट होती है होने के लिए, लेकिन जब भी हम बात करेंगे वेजिटेबल वेस्ट का तो यहाँ पर अजीब ही केस है। यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जब ब्रेक होता है इनटू स्मॉल मैटर में तो ये हीट प्रोड्यूस करता है, हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और हीट प्रोड्यूस करने की वजह से डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हमेशा से क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये तो एग्जाम्पल होने से रहा। फिर कह रहे हैं इनको बताना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द दीज रिएक्शन, तो डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बात ठीक है कि जब तुम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हो और तुम इसको थर्मली हीट करते हो तो ये देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस की फॉर्म में, ठीक। ये प्रोसेस क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें जब तक हीट ना दी जाए तब तक ये प्रोसेस नहीं होगी। बर्निंग ऑफ कैंडल, ये तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती ही है, थर्मिक प्रोसेस है ये, ठीक। यानी कि हमारा जो कार्बन है या बैक से वो जल रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और देता है हीट प्लस लाइट। कंबाइनली इसको बोलते हैं एनर्जी। आगे बढ़ो, पर प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। देखो रेस्पायरेशन जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा ग्लूकोज O6, हमारी बॉडी के अंदर क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज की अगर हम रिएक्शन करवा दें किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, मतलब जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं हम ग्लूकोज की तो ग्लूकोज क्या करता है, ब्रेक होता है और ब्रेक होकर फॉर्मेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का और साथ में प्रोड्यूस करता है एनर्जी। इसी एनर्जी की वजह से हम कोई भी वर्क कर पाते हैं या कोई भी मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब रेस्पायरेशन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये है असर्शन रीजन का क्वेश्चन। कह रहे हैं द कलर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट। क्या आपके पास एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ये रहा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। अगर इसके अंदर हम लेड डाल दें, पीवी डाल दें, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और इसका कलर जो है वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक, आई एम सॉरी, यहाँ पे हमारे पास बन के आएगा Cu। अगर हम रिएक्टिविटी की सीरीज देखें तो हम पाते हैं कि ऊपर होता है पोटेशियम, और Cu। तो रिएक्टिविटी के अंदर हमने देखा हमारा लेड क्या है, अभी टॉप पर है, तो इट कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन। इस एक्वस सोल्यूशन से इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक, तो यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन ठीक है। ये क्या होता है, कलरलेस होता है। और ये सवाला जो है यहाँ पर, ये सवाला ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन। अगला देखें, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हैंस डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन इज ट्रू एंड असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए या फिर असर्शन। All right, now we are moving toward 24th question. A knife which is used to cut up fruits was immediately dipped into the water containing drops of the blue litmus solution. If the color of the solution is changed to red, that what inference can be drawn about the nature of the fruits and why? And why? यानी कि जो आपका नाइफ था, आपका ये नाइफ क्या करता है, वाटर में डुबोने पर आफ्टर कटिंग द फ्रूट्स, जो उसके अंदर ब्लू लिटमस का पाउडर है वो चेंज हो जाता है रेड में। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इससे क्या पता चलता है, तो इससे ये पता चलता है कि जो नाइफ है उसने जितने भी फ्रूट्स को काटा है वो एसिडिक है। चाहे वो सपोज कर लें एप्पल हो सकता है, ऑरेंजेस हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा फ्रूट जिसके अंदर क्या हो, एसिड प्रेजेंट हो, एसिड प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लू लिटमस जब किसी एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में आएगा, ब्लू लिटमस एसिडिक मीडियम के कंट्रोल में आएगा, तो ये ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में आने की वजह से उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारी प्रोसेस रहती है और इसी चीज़ को आपको दिखाना है, ठीक, अपने शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहे हैं कंपाउंड एक्स विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्सड विद द प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ द वाटर। आपके पास कंपाउंड है एक्स, आइडेंटिफाई द एक्स एंड राइट इट्स केमिकल फार्मूला। ठीक है, जैसे जिप्सम को प्रिपेयर, जिप्सम से प्रिपेयर किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये हमारे पास रहता है जिप्सम। ठीक है,
ये हमारे पास जिप्सम रहता है। जब इसको हीट करते हैं अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक, तो इससे क्या होता है कि हमारे पास फॉर्मेशन होता है CuSO4 डॉट हाफ H2O और निकलता है साथ में 1.5 H2O। ठीक है, और इस वाले कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हुआ है इसको बोला जाता है PUP। PUP मतलब अर्थात POP। इसका मतलब होता है कि इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस दोबारा से पानी के साथ मिक्स कर दिया जाए, यानी कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है हाफ H2O दोबारा से वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाए, तो फिर से ये पानी से मिलने के बाद एक हार्ड सब्सटेंस बना लेगा, और वो हार्ड सब्सटेंस जो होगा वो क्या होगा, वो वही जिप्सम होगा। ठीक, तो ये POP दोबारा से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, क्या बना लेता है, द हार्ड मैटर। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा X है वो रहा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका जिप्सम का नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डन। इस तरीके से ये क्वेश्चन डन हो जाता है। अगला देखें, स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन द बेकिंग सोडा एंड द बेकिंग पाउडर। ऑल राइट, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। तो देखो, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इन दोनों के अंदर जो इनका मेन कंपोनेंट है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर भी क्या रहता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, लेकिन और ये दोनों ही क्या हैं, एक माइल्ड बेस है, माइल्ड बेस। और जब भी यहाँ पर नाम आया है बेस का, तो बेस मतलब बिटर। अब इसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि जब हम सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो हीट करने पर ये क्या देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। यानी कुल मिलाकर अगर हम बोलें तो इससे जो ऑब्टेन होने वाली चीज़ें होती हैं वो होती हैं सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस। यही गैस रिस्पॉन्सिबल है कि अगर कोई केक या फिर ब्रेड के अंदर इनको डाल दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, स्पंजी बन जाते हैं। स्पंजी मतलब उसके अंदर जब एयर की बबल्स के लिए जगह बनेगी तो वो स्पंज जैसा बन जाएगा। तो इसीलिए क्या, क्योंकि CO2 के बबल्स निकलते हैं इसको मिक्स करने के बाद। लेकिन उसके बाद फिर से बन के आता है क्या, Na2CO3, यानी कि ये भी क्या है, एक बेस है और इसके पेरेंट्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम, यहाँ पर आ जाएगा कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3। तो इसका टेस्ट भी कैसा होना चाहिए, बिटर ही होना चाहिए। लेकिन अगर ये बिटर बनाएगा तो फिर इसके खाने का यूज़ क्या बचा। उसी चीज़ को दूर करने के लिए टार्ट्रिक एसिड को इसमें मिला दिया जाता है। टार्ट्रिक एसिड का काम क्या होता है कि जब भी इसमें रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के बाद जो यहाँ पर Na2CO3 बन रहा है उसके प्लेस पर यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और वो होता है टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट। किसका सॉल्ट, टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं,
टार्ट रेट, यानी कि सोडियम टार्ट्रेट, जिसकी वजह से जो केक्स वगैरह होते हैं उनके अंदर बिटर टेस्ट नहीं आता, ठीक, और वो उल्टे नमकीन हो जाते हैं, ठीक। और उसको ओवर पावर करने के लिए उनकी नमकीननेस को केक्स वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा शुगर को ऐड कर दिया जाता है, अंडरस्टैंड। तो इट वाज द थिंग कि जो बेकिंग सोडा होगा उसमें क्या मिला रहेगा, सोडियम टार्ट्रेट, और जो बेकिंग पाउडर होगा वो एज इट इज़ होगा। ऑल राइट, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन blue colored copper sulfate crystals are heated and blue colored copper sulfate crystals are heated। let's say ये होते हैं CuSO4 डॉट 5H2O। तो जब इनको हीट करते हैं तो CuSO4 का फॉर्मेशन होता है और साथ में इससे 5H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है। इस टाइम इसका कलर होता है ब्लू, इसी वजह से इसको बोलते हैं ब्लू विट्रॉयल, ठीक। और यहाँ पर ये कलर हो जाता है इसका कलरलेस, यानी कि इसके अंदर कोई भी कलर हमको दिखाई नहीं देता। तो इट इज़ द स्टोरी। दूसरी कि अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करें तो क्या होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर फॉर्मेशन होता है सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 जो कि गैस है, प्लस H2O जो कि स्टीम की फॉर्म में होती है, तब इसको भी गैस ही मानेंगे। ये भी गैस होती है, ये सॉलिड होती है, और ये भी क्या है यहाँ पर सॉलिड है, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास जो बनता है ये बनता है किससे, बेकिंग सोडा से। तो सेम प्रोसेस होती है जब रोटी या ब्रेड के अंदर इसको मिलाते हैं तो उसके बाद जब वो हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल निकलते हैं जो कि केक को फुला देते हैं या फिर स्पंजी बना देते हैं। अगर बात करें इसकी सोडियम कार्बोनेट की, तो सोडियम कार्बोनेट को एट दिस प्लेस कहते हैं सोडा एस, सोडा एस, ठीक। इस सोडा एस का किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन किसके साथ, H2O के साथ। कितना H2O, 10 मॉलिक्यूल। जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो बन के आता है Na2CO3 डॉट 10H2O, और इसी चीज़ को कहते हैं हम वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो यहीं से इसी तरीके से क्या किया जाता है, वॉशिंग सोडे का मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसका मेन कंपोनेंट क्या रहता है, यहाँ पर जो रहा, यानी कि बेकिंग सोडा मेन कंपोनेंट है वॉशिंग सोडा का। तो ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द टूथ इनामेल और अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ द pH they start corroding, explain the reason of the tooth decay and suggest the one method to prevent it। टूथ एनिमल, ह्यूमन बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल अगर कोई है, दैट इज व्हाट, टूथ इनेमल। ये जो बनी होती है ये बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट से। और जब कभी भी pH कंडीशन लोअर देन 5.5 हो जाए तब दांतों का क्रोजन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दांत कमज़ोर पड़ने लगते हैं। रीज़न क्या है कि जो हमारे दांतों में बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर मटेरियल का डीकम्पोजिशन करके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, एसिड का फॉर्मेशन करते हैं।
और इसी एसिड के फॉर्मेशन की वजह से माउथ का जो पीएच होता है वो लोअर देन 5.5 होने लगता है। और जब लोअर देन 5.5 होता है तो हमारे दांतों को क्या हो जाएगा, क्रोजन हो जाएगा। लेकिन इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि दांतों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखा जाए और टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाए। टूथपेस्ट वो जो कि माउथ के पीएच को क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे। ठीक, और एटलीस्ट 2 टाइम, एक तो मॉर्निंग और इवनिंग, दोनों में अगर टूथपेस्ट किया जाए तो ये दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो वो समझने की कोशिश करना यहाँ पर कि पहले का आंसर दिया है यहाँ पर, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट, दूसरे का आंसर ये हो गया और तीसरे का आंसर ये हो गया। ठीक, तो 1 2 3 यानी कि यहाँ पर 3 मार्क्स हो जाएंगे अगर हम एक एक करते हैं। तो यहाँ पर +1 होगा, ये एक +1 होगा और एक होगा ये +1। ठीक, तो इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी कि आपको पता लगाना है कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। पहले तो मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दूं। रिड्यूसिंग एजेंट हर वो सी स्पीसीज रिड्यूसिंग एजेंट होती है जो दूसरों को क्या करे, रिड्यूस अदर और ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ठीक, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका उल्टा हो जाएगा, जो ऑक्सीडाइज अदर करे और रिड्यूस इटसेल्फ हो जाए। ऑलराइट, जब भी हम बात करते हैं रिडक्शन की तो हम जानते हैं इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, अगर हम यहीं पे बात करेंगे ऑक्सीडेशन की तो वो हो जाएगा इसका उलट, यानी कि अपोजिट या वाइस वर्सा। These oxidation and reductions are the vice versa of each other। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अब अगर मैं पहले वाले में देखता हूँ तो आप देखें कि पहली वाली रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन जो कि NH3 के साथ जुड़ी है, वहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है और यहाँ पर हुआ है NO, यानी कि नाइट्रोजन, इससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। मतलब इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। इसका हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। मैं इसे दिखाता हूँ, NH3 4 टाइम प्लस 5O2 और 4NO और 6H2O। इस नाइट्रोजन से अगर हम यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव एंड ऑल्सो ऑक्सीजन का एडिशन। ठीक, तो इसका खुद क्या हो गया, एक तरीके से इस पूरे के पूरे कंपाउंड का खुद का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका मतलब ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कि खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा। तो यहाँ पर हमको पता चला कि इसका ऑप्शन हो गया NH3 क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है कि H2O, F2, HF और HOF। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा है वाटर, H2O। ठीक, तो H2O के अंदर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आप देखें फ्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ा है।
इस जगह पर फ्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। और ये कौन कर रहा है इसका रिडक्शन? वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल होगा यानी कि इस रिएक्शन में प्लस F2 HF प्लस HOF, यहाँ पर देखें वाटर मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल H2O का एडिशन यानी कि F के अंदर ऐड हुआ है हमारे साथ। लेट मी मेक इट क्लियर मोर, F के साथ एडिशन हुआ है हाइड्रोजन का। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिडक्शन। तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है किसका? इसका। किसकी वजह से हो रहा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट से। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अगला दिया इन्होंने Fe2O3 प्लस 3CO और फिर बनता है 2Fe और 3CO2। ऑल राइट, मैं ये करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। Fe2O3 प्लस CO से बनता है Fe2O3 प्लस CO2। ये CO है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ Fe से ऑक्सीजन निकल रहा है यानी कि बाहर जा रहा है। ठीक, ये यहाँ पर जो आएगा ये है ये। ठीक, तो यहाँ पर हम 2 लगा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये 3 होगा तो यहाँ पर ये भी 3 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन ओवरऑल बन कर आएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, दैट्स मीन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये रिड्यूस हो रहा होगा किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो इसका ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसी में ये दे रखा है कि आपकी रिएक्शन हो रही है कैसे? 2H2 प्लस O2 रिएक्शन हुई, बन के आ गया H2O 2 टाइम्स। ठीक, पहली चीज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, और इसके साथ क्या हुआ है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जिसके साथ हाइड्रोजन ऐड होता है उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर इसके साथ क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो इसने इस दूसरे वाले को क्या कर दिया है? रिड्यूस। तो यही कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें एक ख़ास बात क्या थी कि जिसने भी इसके दूसरे पार्ट को अटैम्प्ट किया था, तो CBSE ने क्या किया कि जिसने भी दूसरे पार्ट को अटैम्प्ट कर दिया सिर्फ उसको पूरे मार्क्स दे दिए गए। यानी कि जो भी मार्क्स थे वो मार्क्स दे दिए गए थे जस्ट टू अटैम्प्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं डिफाइन द रिडॉक्स रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ द ऑक्सीजन। सिर्फ आपको ये बताना है कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती हैं, और टर्म यूज़ कर सकते हैं आप लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो इन ए प्रोसेस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन takes place simultaneously। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस करते हैं सिमल्टेनियसली। द एडिशन ऑफ
the addition of oxygen is called oxidation, and removal of oxygen is called reduction। ठीक, तो जिसमें एडिशन होगा उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और जिसमें रिडक्शन होगा उसे, जिसमें रिमूवल होगा उसको रिडक्शन बोलेंगे। तो रिमूवल वाला केस जो होता है वो होता है रिडक्शन, और एडिशन वाला केस जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। तो इसी चीज़ को डिफ़ाइन करना था। इसमें कोई भी एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेकर दिखाता हूँ। ठीक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोसेस है ZnO+C प्रोसेस हुई, और यहाँ पर हो रहा है Zn+CO। ठीक, तो देखें इसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो इसका क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ठीक, इससे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो इसको बोलेंगे कि इसका रिडक्शन हुआ है। और ओवरऑल ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है किसका, रिडक्शन और साथ में ऑक्सीडेशन का। डन, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये पूरा हो गया पोर्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट केस पर मूव करेंगे। ये रहा हमारा केस। ये है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से। ठीक है, कह रहे हैं एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स, यानी कि कोई भी एल्कोहल की सीरीज होगी उसका एक कंपाउंड होगा ए। ठीक, तो ये फार्मूला कौन सा फॉलो करेंगे, ये फार्मूला फॉलो करेंगे CnH2n-1, और यहाँ पर आ जाएगा +1, और यहाँ पर आ जाएगा एल्कोहल ग्रुप OH। ये जनरल फार्मूला हो जाएगा हमारे पास एल्कोहल्स के लिए। तो ये पूरी सीरीज़ यही फॉलो करने वाली है। ऑन हीटिंग ए, यानी कि जो कंपाउंड ए है, विच कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन, इट फॉर्म्स एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड बी विद अ मॉलिक्यूलर मास 28 यूनिट, जिसका मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए 28 यूनिट। ठीक, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक ही एल्कोहल है, और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है वो है एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। ठीक है, CH3CH2OH। अब आ जाते हैं हम पॉइंट पर। ये रहा मेरे पास CH3CH2OH। इसकी अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं तो ओपन स्ट्रक्चर बनेगी कुछ ऐसी, यूं करके। ये बन गई इसकी ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, सारे कार्बन की वैलेंसी 4 है यहाँ पर। देखो जब रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, वो भी कॉन्सेंट्रेट। ठीक, तो ये जो है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब आप सोच रहे हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब कैसे, डिहाइड्रेटिंग मतलब इट कैन रिमूव वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि H2O को ये रिमूव कर देता है किसी भी कंपाउंड से। ठीक, तो ऐसे ही क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल से क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल से रिमूव करेगा, एक एटम से यहाँ पर एक पूरे मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा, यहाँ से करेगा OH और यहाँ से करेगा एक H दूसरे कार्बन से। ठीक, इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का। ये बॉन्ड इधर गया और ये बॉन्ड यहाँ आ गया, और यहाँ पर हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया। ठीक है, बचा क्या,
बचता है हमारे पास C डबल बॉन्ड C, और बाकी दोनों कार्बन पे बचते हैं हाइड्रोजन। अब इन्होंने बोला है कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। मॉलिक्यूलर मास बताया इन्होंने, इसका मॉलिक्यूलर मास बताया इन्होंने 28 यूनिट। तो उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे आप देखें यहाँ पर दो कार्बन हो गए और 4 हाइड्रोजन हो गए। मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगाओ, 2 इंटू एक कार्बन का होता है 12 प्लस 4 इंटू एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 दूनी 24 प्लस 4 दैट कम्स आउट टू बी 8। ठीक, और इसमें डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए लगाते हैं एथ, और जब एथ है तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए लगाते हैं एथीन। यानी कि डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे हम, एथीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा एथीन। मॉलिक्यूलर मास 28 जो यहाँ पर निकल के आ गया है। नाउ गो बैक टू द क्वेश्चन टू वेरीफाई मोर। आगे क्या है उन्होंने, द कंपाउंड बी इज ऑन एडिशन ऑफ ए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि अगर हम क्या करें, इसके ऊपर 1 मोल हाइड्रोजन ऐड कर दें, प्रेजेंस ऑफ ए निकल चेंज टू अ सैचुरेटेड कंपाउंड। यानी कि जो आपका सेम कंपाउंड आया था अभी ये सवाला, ठीक, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हमने पढ़ा था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड होते हैं, ये इसमें क्या है, डबल बॉन्ड आया है, दैट्स वाई ये अनसैचुरेटेड है। कह रहे हैं इसके अंदर वो 1 मोल हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, किसकी प्रेजेंस में, निकल की। निकल यहाँ पर काम कर रहा है एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, दोज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन की दर है, जो स्पीड है, उसको क्या करते हैं, कैटलिस्ट बढ़ा देते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या है, जो हाइड्रोजन है ये टूटेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, और यहाँ से बॉन्ड इधर चला जाएगा और यहाँ से बॉन्ड इधर चला जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर ऐसी स्ट्रक्चर कोई निकल के आएगी, यानी कि दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएगा, और ये जो हमारा नया कंपाउंड बन के आया है इसका नाम होगा, इस बार सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। ये चीज़ हमारी यहाँ पर निकल कर आई। अब बात करते हैं आइडेंटिफाई द ABC। तो हमारा ए क्या था, ए था हमारा एथेनॉल, बी क्या था, बी था हमारा एथीन, और सी क्या है, तो सी है हमारा यहाँ पर एथेन। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग द कन्वर्जन ऑफ ए टू बी। यानी कि जो भी केमिकल इक्वेशन लिखी है हमने, तो हमको ए से लेकर बी तक का कन्वर्जन दिखाना है, तो वो हम दिखा चुके हैं। व्हाट हैपन व्हेन कंपाउंड सी अंडरगो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि क्या होगा जब कंपाउंड जो हमारा सी है वो कंबर्जन रिएक्शन में जाए। कंबर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ का जलना। तो जैसे हमारे पास जो इथेन है, जो कि एज ए गैस सिलेंडर में भी यूज़ होता है, अगर मैं इसको कंबर्जन करवाऊँ, कंबर्जन मतलब इसको जलाता हूँ, तो जब ये कंबर्जन में जाएगा तो हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन जो बने होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। तो बर्न होने पर ये देते हैं CO2 गैस, साथ में निकालते हैं वाटर और बहुत सारी एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, 2 फॉर्म में होती है, एक तो होती है हीट और दूसरी होती है लाइट। ठीक, तो इस तरीके से ये जलने पर कंबर्जन के बाद क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर और बहुत सारी हीट। तो ये प्रोसेस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक केमिकल चेंज है। उसके बाद आता है स्टेट द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन टू हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। जो अभी हमने रिएक्शन कराई थी हाइड्रोजनेशन की, लेट मी मेक इट क्लियर, ये सी वाली,
इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, यानी कि एक तरीके से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसकी इंडस्ट्रियल पब्लिक जो एप्लीकेशन है वो है कि जो तुम्हारा वेजिटेबल ऑयल होता है, वो वेजिटेबल ऑयल जो है ना वो होता है अनसेचुरेटेड रेटेड, लेकिन बाय द सेम प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, जिसको बोलते हैं रिने कैटलिस्ट या रिने निकल, उसको वेजिटेबल ऑयल को फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि सेचुरेटेड ऑयल में सेचुरेटेड फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या सेचुरेटेड कम हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर याद रखना कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च जो हमारे वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं या फिर अनसेचुरेटेड ऑयल होते हैं, दोज आर हेल्थी, कि इनको खाया जाए तो इनको से कोई बॉडी को नुकसान नहीं होता, लेकिन जो सैचुरेटेड ऑयल होते हैं वो अनहेल्थी होते हैं, यानी कि इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो याद रखना हाइड्रोजनेशन क्या है, ऐसी प्रोसेस है जिससे वेजिटेबल्स ऑयल्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है सैचुरेटेड फैट्स में या वेजिटेबल घी में, वेजिटेबल घी में। ठीक है, इस तरीके से हम इस चीज़ें ध्यान से समझ सकते हैं। अगला है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद सोडियम। द अनदर क्वेश्चन दैट इज़ फॉर द 5 मार्क्स के अब ये भी बता दो कि कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा अगर हम इस कंपाउंड ए की रिएक्शन सोडियम से करा दें। तो ये रहा सोडियम मेटल। अगर हम रिएक्शन कराएं इसके साथ तो याद रखना कि यहाँ पर देखो सोडियम जो है एक एल्कलाई मेटल है, बीइंग ए एल्कलाई मेटल ये क्या करती है, ये बिहेव करती है एज ए बेस, और यहाँ पर जो हमारा एल्कोहल है यानी कि एथेनॉल है, ये बिहेव कर रहा है एज ए एसिड। और तुम जानते हो जब एसिड और बेस की रिएक्शन हो तो बनता है सॉल्ट प्लस, यहाँ पर बनेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो आने वाला है वो आएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेट्स से सॉल्ट बनेगा यहाँ पर CH3 CH2O निगेटिव Na पॉजिटिव, तुम ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2ONa। ठीक, और साथ में निकलती है यहाँ पर H2 गैस। तो अगर इक्वेशन को बैलेंस करें तो रिएक्शन कुछ ऐसी दिखाई देगी। ठीक, ये गैस बाहर चली जाएगी और ये जो बन के आया है इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। एथ फॉर 2 कार्बन और ऑक्साइड फॉर दिस ऑक्सीजन, तो इसको बोल देंगे सोडियम इथॉक्साइड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के जो और में दिया है, कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स व्हेन सोप इज अप्लाइड ऑन अ डर्टी ऑयली डर्ट। ठीक, सपोज करें ये कोई ऑयली डर्ट है, ठीक है, और हम जानते हैं ऑयली डर्ट के केस की अगर हम बात करें तो ऑयली डर्ट का केस कुछ ऐसा होता है। ये है सोप, ये रहा इसका निगेटिव हिस्सा जो कि इसके साथ रहेगा सोडियम मेटल के साथ, और इसी हिस्से को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। इसका काम होता है कि इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वाटर। ये रहती है इसकी हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन ऑफ
हाइड्रोकार्बन। और इस एंड का जो नेचर होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक एंड, यानी कि ये एक तरीके से क्या करती है, रिपल्शन फील करती है फ्रॉम वाटर। ठीक, तो कुछ ऐसी मिसल्स का फॉर्मेशन होगा। कुछ इस तरीके की मिसल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, इन मिसल्स की फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि जब हम इनके ऊपर बहुत सारा पानी बहाते हैं, क्योंकि ये जो एंड है जो वाटर को रिपल्शन महसूस करा रही है, ये अट्रैक्शन महसूस करेगी टूवर्ड्स ऑयली डर्ट या फिर डस्ट। ठीक, उसके जो अट्रैक्शन महसूस करती है उसकी तरफ। तो हाइड्रोफोबिक है, यानी कि पानी से तो दूर भागेगी लेकिन ऑयली डर्ट वगैरह से अट्रैक्शन महसूस करेगी। और इसके अट्रैक्शन महसूस करने की वजह से क्या होता है कि ये पानी के साथ, जब पानी इसके ऊपर बहाया जाता है तो पानी के साथ ये बहकर वहाँ से चली जाती है। ठीक है, इन्हें बोलते हैं मिसल्स, इन्हें बोलते हैं मिसल्स। तो यहाँ तक ये हो गया। आगे देखें, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स एक्स और वाई विथ 10 ml ऑफ द हार्ड वाटर इन ईच, यानी कि दोनों टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब ये रही और दूसरी टेस्ट ट्यूब ये रही। इसका नाम है एक्स और इसका नाम है वाई। ठीक, विथ 10 ml ऑफ हार्ड वाटर, इसमें भी 10 ml हार्ड वाटर ले लिया और इसमें भी 10 ml हार्ड वाटर ले लिया। ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब एक्स एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन एंड इन टेस्ट ट्यूब वाई एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिटर्जेंट। तो इसमें देखेंगे आप, इसमें डालना है आपको सोप सोल्यूशन, ठीक, और इसमें डालना है आपको डिटर्जेंट। ऑल राइट, फिर कहते हैं टेस्ट ट्यूब वाई एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डिटर्जेंट सोल्यूशन, सेक बोथ द टेस्ट ट्यूब्स for the same period, in which test tube the formation of the foam will be more and why। यानी कि कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म विल बी मोर एंड वाई, ये बात आपको ऑब्जर्व करके बतानी पड़ेगी। इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हार्ड वाटर के साथ जो डिटर्जेंट है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और इसके इफ़ेक्टिव होने की वजह से आपको यहाँ पर बहुत सारा फॉर्म भी नज़र आएगा, यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म बनता है। और इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है कि जो सोप होता है ना, सोप, जो हार्ड वाटर है इसमें रहते हैं एल्कलाई मेटल के आयन, यानी कि Mg और कैल्शियम, Mg2 पॉजिटिव और कैल्शियम 2 पॉजिटिव। ये सोप के साथ रिएक्शन करके बना लेते हैं स्कम। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ड वाटर के अंदर झाग दिखाई नहीं दे पाते, यानी कि ये क्या हो जाता है, इसका प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो झाग दिखाई नहीं दे पाते। लेकिन डिटर्जेंट ऐसा नहीं करता, इसकी वजह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा झाग बनते हैं। दूसरा ऑप्शन है इन विच टेस्ट ट्यूब इज़ ए कर्डी सॉलिड फॉर्म्ड। तो कौन सी वाले टेस्ट ट्यूब में कर्डी सॉलिड फॉर्म होगा? वो फॉर्म होगा हमारी टेस्ट ट्यूब नंबर एक्स में, क्योंकि एक्स के अंदर क्या है, सोप के जो पार्टिकल्स हैं, सोप के जो मिसल्स हैं वो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे मैग्नीशियम कैल्शियम और फॉर्मेशन करेंगे स्कम का। इसकी वजह से ये हमको थोड़ा कर्डी कर्डी महसूस होने लगेगा। ठीक है, और इसकी रीज़न क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्कम। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज़ द केस स्टडी। केस स्टडी को ध्यान से पढ़ लें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं वाई, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। व्हाट हैपन व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर। देखो, जब कॉपर को
एयर में हीट करते हैं तो यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन और बनता है CaO। इसको बैलेंस कर दो। कॉपर मेटल जो है ये उन दो मेटल्स में से है जो कि दो डिफरेंट कलर की होती हैं। इसका कलर क्या होता है? ब्राउन। और ये जो कलर आता है यानी कि कॉपर ऑक्साइड का वो होता है ब्लैक। ठीक, तो पहली दूसरी चीज़ इक्वेशन, और यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ये है ऑक्सीडेशन। चलो इतना हुआ। फिर वाई आर सम मेटल ऑक्साइड्स कैटेगराइज एज ए एम्फोटेरिक, गिव वन एग्जाम्पल। तो कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ दो हैं, एक तो है जिंक ऑक्साइड और ये दूसरा है एलुमिना। ये दोनों ही एसिड से रिएक्ट भी कर सकते हैं और साथ ही बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जिंक की रिएक्शन करवा दूं HCl से तो ये फॉर्म करेगा ZnCl2 और साथ में वाटर। तो ये जो बना है ये सॉल्ट बन गया। ठीक, ऐसे ही अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं NaOH से यानी कि बेस से, तब भी ये रिएक्शन कर लेता है और फॉर्मेशन कर लेता है Na2ZnO2 प्लस H2O। ये जो बना है इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, जिंकेट। ठीक, तो ये दोनों से रिएक्ट कर पा रहा है, दैट्स वाई ये यहाँ पर क्या करेगा? बिहेव करेगा बिल्कुल एकदम एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह। इसी वजह से यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। तो सिमिलर टेक्स प्लेस विद द एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है वो भी देख लो। Al2O3 की अगर हम रिएक्शन करा दें HCl से तो यहाँ पर बन के आएगा AlCl3 प्लस 3 टाइम H2O। इसी तरीके से अगर हम Al2O3 की रिएक्शन करा दें NaOH से तो बन के आता है सोडियम एल्यूमिनेट साथ में वाटर। तो बैलेंस इस इक्वेशन को कुछ ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे कंपाउंड बनकर फॉर्म हो जाते हैं। अब दूसरा देख लें आप यहाँ पर इक्वेशंस कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। तो अगर इन इक्वेशन को कंप्लीट करने की बात है, देखिए सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है किसके साथ? सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है यहाँ पर वाटर के साथ। तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद द वाटर दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो इसको हम यहाँ पे बैलेंस कर देंगे। ठीक, इस तरीके से जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का। दूसरी रिएक्शन वही है जो अभी हमने एल्युमिनियम की देखी थी कि यहाँ पर एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा सोडियम एल्यूमिनेट। ये देखें, ये बना लेगा सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में फॉर्मेशन होगा वाटर का। ठीक है, इस तरीके से हमारी रिएक्शन बन के आ जाएगी। डन, ये इक्वेशन हमारी यहाँ पर पूरी हो गई। अब बात करते हैं हम इसके और वाले क्वेश्चन को। ऑन बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस। यानी कि जब तुम बर्न कर रहे हो सल्फर को ऑक्सीजन के साथ तो एक कलरलेस गैस का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये गैस कैसी है? कलरलेस गैस है। ऑल राइट, नाउ बैक टू द क्वेश्चन। फिर इन्होंने कहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो हमको यहाँ पर केमिकल इक्वेशन तो हम पहले ही लिख चुके हैं।
इस सल्फ़र का कलर होता है येलो। ठीक, तो जो दूसरी वाली सीरीज़ है यानी कि पीरियोडिक टेबल में ये येलो कलर की नज़र आती है हमको, ये सल्फ़र। ठीक है, यहाँ से फिर अगला क्वेश्चन की हमारी इक्वेशन ये आ गई। इक्वेशन को बैलेंस्ड करना है तो यहाँ पर ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो इसको लिख देंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, नाउ मूव बैक टू द क्वेश्चन। नेम द गैस फॉर्म्ड। तो गैस फॉर्म्ड तो हमको पता है कौन सी गैस है, सल्फर डाई ऑक्साइड, नाम भी हो गया, फॉर्मूला हो गया SO2। अगला है स्टेट द नेचर ऑफ द गैस। तो भैया जब गैस है तो ऑफ कोर्स कैसी स्टेट में होगी, ये यहाँ पर होता है सॉलिड, ऑक्सीजन होता है गैस, और ये भी क्या होगा, गैस ही होगा। ठीक है, अगला देख लें यहाँ पर क्या है, गैस का नेचर कैसा है या सेल स्टेट कैसी है, तो स्टेट है उसकी सॉलिड। ये ऐसे लिखना पड़ेगा तुमको, स्टेट सॉलिड। ठीक, स्टेट गैस, स्टेट की जगह लिखना पड़ेगा हमको, सॉलिड की जगह पर क्या लिखेंगे, स्टेट गैस, और साथ में चाहो तो यूँ दिखा देना SO2 गैस। अगला है व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। तो देखिए जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, वो एसिडिक होते हैं नेचर में, इन नेचर। ठीक, लेकिन कोई भी चीज़ चाहे वो एसिड हो या बेस हो, अपना नेचर शो करती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि जब तक वो आयोनाइज ना हो, यानी कि उनके ऊपर चार्ज पार्टिकल यानी कि H पॉजिटिव और OH निगेटिव का फॉर्मेशन ना हो, तब तक हम उसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो जब बात चल रही है ड्राई लिटमस पेपर की तो SO2 की वजह से उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो नो रिएक्शन रहेगी, और नो रिएक्शन तो मतलब कलर चेंज भी क्या हो जाएगा, कलर लेस रहेगा, यानी कि उसका जो कलर था, जो पहले से कलर है, उसके कलर में नो चेंज रहेगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो चेंज रहेगा, कलर रिमेन्स द सेम एज इट वॉज। ओके, इसी के साथ इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन थे दे ऑल हैज़ बीन फिनिश्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जो अगली वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा दैट विल बी ऑन बायोलॉजी एंड प्लस फिजिक्स। थैंक्स फॉर योर टाइम, जो भी टाइम तुमने दिया है, और मैं ये कोशिश करूँगा कि ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हो। उसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट ले सकें तो बहुत बेहतर होगा। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।